हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिफल रहित ठहराव, जिसका इंग्लिश के अंदर मतलब है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर प्रतिफल नहीं है तो कोई अनुबंध भी नहीं है। तो उसको हम समझेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो डू लाइक माय तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पे उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर प्रतिफल नहीं है तो अनुबंध भी नहीं है। यदि ठहराव में कोई प्रतिफल नहीं है तो कोई अनुबंध नहीं है। तो अनुबंध के लिए क्या है कि प्रतिफल का होना जरूरी है। प्रतिफल का मतलब होता है कि बदले में आपको क्या मिल रहा है। जैसे ए ने कहा कि मैं तुम्हारी पिक्चर जो है पेंट कर दूंगा और तुम मुझे बदले में 200 रुपए दे देना। तो जो भी हम काम करते हैं तो बदले में हमें क्या मिल रहा है। देखो, यहाँ पे जो कानून है वो ये नहीं देखता कि आपने अपनी 1 लाख की वस्तु जो है 20,000 में दे दी है। जो अनुबंध है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिबंध होना जरूरी है। कुछ अनुबंध शून्य नहीं होते जिसमें प्राप्त प्रतिफल का अभाव होता है, क्योंकि अगर कानून को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने 1 लाख की वस्तु 20,000 में बेच दी है, लेकिन जिन ठहराव के अंदर कोई प्रतिफल नहीं होता वो वैध नहीं होते, वो वैलिड नहीं होते। लेकिन कुछ इसके अंदर जो है अपवाद है, जिसके अनुसार निम्नलिखित दिशाओं में प्रतिफल का ना होने पर भी वो जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, वैध अनुबंध माने जाते हैं। तो ये वो सारे जो है अपवाद है जिसको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह से किया गया वचन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जिसको सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 डील करता है। देखो, यहाँ पे वैसे तो क्या है कि अगर कोई जो अनुबंध है जिसके अंदर प्रतिफल नहीं है तो वो वैलिड नहीं है, वो वैध नहीं है। बट अगर बिना प्रतिफल के कोई भी समझौता वैध है यदि वो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है। वो लिखित रूप में है और वो कानून के तहत पंजीकृत है, और यहाँ पे ये जो अनुबंध है प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के ऊपर आधारित है, और जो पक्षकार है उनके बीच में निकटतम संबंध है। अगर ये सारी शर्तें पूरी होती है तो उस अनुबंध के अंदर अगर प्रतिफल नहीं है तो वो वैध माना जाता है। जैसे प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के लिए ए अपने बेटे बी को 1,000 रुपए देने का वचन करता है, और यहाँ पे ए बी से अपना वादा लिखित रूप में तथा उसको पंजीकृत कराता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों का निकटतम संबंध भी है और दोनों का आपस में स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह भी है। तो ये अनुबंध है जो कि वैलिड है। उसी तरह राजलुक की दाबी भी भूतनाथ के केस में देखते हैं कि यहाँ पति पत्नी के बीच में अलग रहने का और भरण पोषण का समझौता हो गया था, लेकिन ये समझौता जो है वैलिड नहीं था, शून्य था, क्योंकि दोनों आपस में लड़ते रहते थे। तो उनमें क्या था कि वो स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह नहीं था। उसी तरह स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया वचन, कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज रेंडर्ड, जिसको सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 डील करता है। देखो, बिना प्रतिफल के किया गया कोई भी समझौता वैध हो सकता है यदि किसी ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से मुआवजा देने का वायदा है, और यहाँ पे जो उसने काम किया है अपनी मर्जी से किया है, जिसने पहले ही वादा करने वाले के लिए अपनी मर्जी से कुछ काम किया है, ऐसा कुछ किया है जिसके करने के लिए वादा करने वाला कानूनी रूप से मजबूर था। जैसे मान लो आपको किसी का पर्स मिलता है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसका जो सही ऑनर है उसको ढूंढें, और अगर उसके ऑनर को आप पर्स लौटा देते हो और वो आपको 500 रुपए देने का वादा करता है तो वो 500 रुपए उसको देना पड़ेगा। तो इसकी ये शर्तें हैं कि ये कार्य जो है आपने अपनी इच्छा से किया होना चाहिए, और जिस समय आपने सेवाएं प्रदान की गई है उस समय वादा कर जो है अस्तित्व में होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए। वादा उस व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए होना चाहिए जिसने वादा करने के लिए कुछ किया है। अब वादाकर्ता को अब सेवाओं के लिए वादे की भरपाई के लिए सहमत होना
होगा, उसको देना ही पड़ेगा अगर उसने प्रॉमिस किया है। अवधि वर्जित ऋण के भुगतान का वचन। जो ऋण होता है, ये लिमिटेशन एक्ट के अंदर अगर निश्चित समय के अंदर जो ऋण करता है वो अगर एक्शन नहीं लेता तो वो अवधि वर्जित हो जाता है। लेकिन जहाँ पे उधारकर्ता जो है ऋण को पूर्णतः या आंशिक रूप से लिखित रूप में स्वीकार करता है, तो ये लागू करने योग्य है। तो उस वक़्त क्या होता है कि जिसने उधार दिया है, वो इसको लागू करने के लिए कानून का सहारा ले सकता है। बट अगर अवधि वर्जित ऋण का भुगतान करने का मौखिक वादा किया जाता है, तो वो कानून के अंदर वैध नहीं माना जाता। उसी तरह यहाँ पे ये जो अवधि वर्जित ऋण है, वो तीसरे पक्ष का नहीं होना चाहिए। पूर्ण अपहार स्पष्टीकरण 1 से धारा 25 तक। देखो यहाँ पे अगर कोई प्रतिफल नहीं है, बट अगर किसी ने जो है गिफ्ट दिया है और यहाँ पे जो गिफ्ट है, यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करता है और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार कुछ संपत्ति देता है और उसके वो पूरी तरह से उसकी रजिस्ट्री करवाता है और बाद में वो जिसने गिफ्ट दिया है वो बाद में इस आधार पर संपत्ति वापस नहीं मांग सकता कि उसको कोई प्रतिफल नहीं मिला। एजेंसी का अनुबंध बनाने के लिए भी किसी भी प्रतिफल की जरूरत नहीं होती, जिसको सेक्शन 195 डील करता है। और उसी तरह जो ग्रेशियस पेमेंट होती है, जहां पे हम किसी को कुछ उद्देश्य के लिए सामान देते हैं, जब वो उद्देश्य खत्म हो जाता है तो सामान उसको लौटाना पड़ता है। तो निःशुल्क निक्षेप पे ग्रेशियस पेमेंट के अंदर भी प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। जैसे ए जो है बी की शादी के लिए निःशुल्क फर्नीचर जो है सप्लाई करता है और जब उसकी शादी हो जाएगी तो फर्नीचर उसको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है कि कोई प्रतिफल होने की जरूरत नहीं है। दान में योगदान। देखो, दान देने का वादा कानून के द्वारा लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है मंदिर के अंदर या मस्जिद के अंदर या किसी को भी दान देने का वचन देता है और उस वचन के तहत वो कोई लायबिलिटी दायित्व उठाता है, कोई माल खरीद लेता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो दान करता है उसको वो दान देना पड़ेगा। बट अगर दानकर्ता ने कहा कि मैं दान करूंगा, लेकिन उस वादे के विश्वास पर कुछ नहीं किया गया, तो यहाँ पे इसको कानून के अंदर जो है ये लागू नहीं होता। तो यहाँ पे हम एक केस देखते हैं, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद है। तो डी हावड़ा में एक टाउन हॉल के निर्माण के लिए 100 रुपए की सदस्यता लेने पर सहमति व्यक्त करता है और वादे के विश्वास पर जो व्यक्ति है वो ठेकेदार से कुछ माल मंगवा लेता है और बाद में डी जो है भुगतान नहीं करता। तो अदालत कहती है कि यहाँ पे उसने वादे के तहत जो है कुछ दायित्व ले लिया है, कुछ उधार ले लिया है, अब उसको ये 100 रुपया दान करना ही होगा।